भारत में लगभग 19,500 मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा यानी कि वो भाषा जो बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। और इनमें से 121 ऐसी भाषाएं हैं जिसको कि 1 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इसमें भी 22 ऐसी भाषाएं हैं जिसको कि भारत के जो नागरिक हैं उसमें से 96% लोग ये भाषा बोलते हैं। और एक चौथाई भाषा लोग ऐसे हैं जो कि 2 भाषा बोल सकते हैं। और 7% ऐसे लोग हैं जो कि 3 भाषा बोलते हैं। और अगर बात करें शहरी युवाओं की तो आधे लोग तो 2 भाषा बोलते ही हैं। और 18% लोग हैं जो कि 3 भाषा बोलते हैं। हर राज्य की अपनी भाषाएं हैं। कुछ में एक है तो किसी में एक से ज्यादा है। मतलब कि भाषा बहुत है और लोग भी बहुत हैं। इन्हीं भाषाओं के जो भिन्नता और सांस्कृतिक विरासतों के कारण राज्यों का बंटवारा हुआ था। एक भाषा और संस्कृति के लोग एक राज्य को अपना मानकर और अपनी छोटी छोटी संस्कृतियों को सहेजते हुए भारत की सभ्यता में सहभागी बने हुए हैं। जब राष्ट्र इतना भिन्न हो तो जाहिर सी बात है कि बातचीत के लिए एक भाषा की जरूरत तो पड़ेगी। उत्तर भारत में ऑलमोस्ट जितने भी भाषा हैं उन सब की व्याकरण और शब्दावली एक ही तरह की है। इस तरह वहां पे लोगों को आपस में बातचीत करने में या फिर एक दूसरे को समझने में दिक्कत नहीं होती। आसानी से वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और पिक्चर में फिर एंट्री होती है राजनीति की। और ये राजनीति भारतीय जो भाषाओं का विविधता है उसको इस तरह से दिखाता है जैसे कि मानो कि एक सभ्यताओं का युद्ध चल रहा हो। और ये जो नेता है इनको बस सत्ता से मतलब होता है, ना कि नागरिकों की बेहतरी से। यही कारण है कि हिंदी थोपना बंद करो जैसे नारों का आविष्कार हुआ और लोग इस पे ट्रेंड करने लगे। हमारा पूरा जीवन अंग्रेजी सीखने और एक्सेंट पकड़ने में चला जाता है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, लूटा, नरसंहार किया, लेकिन हमने उसकी भाषा सीखने में पूरी जी जान लगा दिया। लेकिन भारत की ही एक भाषा का दूसरे राज्यों के बोर्ड पर निर्देशों की तरह इस्तेमाल करने से वो हिंदी थोपना हो गया। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम की जो संस्कृतियां है उस पर हमला हो गया। मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, इतनी हिपोक्रेसी भरी हुई है इन लोगों के अंदर। मैं नहीं मानता कि हिंदी सबसे महान भाषा है और सबको बोलनी चाहिए, जी नहीं। हर भाषा किसी न किसी संयोग के कारण ही किसी क्षेत्र की भाषा बनती है। फिर इसमें संस्कृति के अंग जुड़ते हैं, फिर साहित्य उपजता है, फिर कलाएं जन्म लेती है और ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। भाषा का कार्य है संस्कृति को जीवित रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। चाहे वो सिक्किम की छोटी भाषा हो या फिर बड़े महाराष्ट्र की भाषा, दोनों का काम एक ही है। दोनों अपनी जो संस्कृति है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है और कम्युनिकेशन का काम करती है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हिंदी को पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा के रूप में इसलिए रखा गया क्योंकि अगर हम किसी एक भारतीय भाषा की बात करें तो हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली या समझी जाने वाली भाषा है। इसलिए दक्षिण भारतीय लोगों के लिए एक भाषा सीखना बहुत ही सहज उपाय है, ताकि जब कभी भी उत्तर भारत के लोग या फिर दक्षिण भारत के लोग आपस में मिले या फिर इधर के उधर जाएं तो आसानी से एक दूसरे को समझ सकें और बात कर सकें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। आप सोचिए कि हिंदी जानने से आपकी संस्कृति कैसे प्रभावित हो सकती है। अगर यह कहा जाए कि तो तुम तेलुगु छोड़कर हिंदी पढ़ना शुरू करो और तमिल में लिखे सारे निर्देश हटाकर तमिलनाडु में सिर्फ हिंदी में निर्देश लिखे जाएंगे, या फिर कन्नड़ में नाटक या फिल्म नहीं बनेगा, सब हिंदी में होगा। मलयालम की सारी किताबें जला दो और हिंदी हिंदी अनुवाद पढ़ो या फिर पढ़ाओ, तब हम उसको कहेंगे कि हिंदी थोपी जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारे देश में केंद्र सरकार की नौकरियां करने वालों के लिए कई बार ऐसा होता है कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में नौकरी करते हैं, उनका ट्रांसफर होते रहता है और कई बार दूसरे राज्यों में वो काफी समय के लिए उनको रहना पड़ता है। तो हमारे पास दो उपाय हैं, या तो नौकरी छोड़ दें या फिर उस क्षेत्र के हिसाब से खुद को समृद्ध करें, वहाँ के भोजन, वहाँ की भाषा और पहनावा को अपना कर भारत की विविधता को अपने अंदर समाहित कर लें। यह प्रक्रिया हर वो व्यक्ति अपनाता है जो उत्तर प्रदेश का होते हुए चेन्नई में नौकरी करता है या फिर तमिलनाडु का होते हुए लखनऊ में अपना जीवन यापन कर रहा है। इसे सकारात्मक तौर पे देखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हम एक नई भाषा, एक नई संस्कृति और एक अलग राज्य को अपना कह रहे हैं। यह मेरी जन्मभूमि है और ये मेरी कर्म भूमि, और पूरा भारत मेरी मातृभूमि। सिर्फ बिहार और कर्नाटका मातृभूमि नहीं हो सकती है, पूरी भारत भूमि हमारी मातृभूमि है।
अब बात आती है कि अंग्रेजी को लिंक लैंग्वेज की तरह प्रमोट करनी चाहिए। दुर्भाग्य से सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी को ये औहदा मिला हुआ है। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि भारत का 5% भी ऐसा हमारा जनसंख्या नहीं है जो कि अंग्रेजी को सही तरीके से बोल सके और लिख सके। लेकिन इसको सरकारी कामकाज का भाषा मान लिया गया है और इससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। इसे इसलिए रख लिया क्योंकि इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये किस तरह का तर्क है? जो भाषा किसी को नहीं आती या फिर बहुत कम लोगों को आती है उसे ही रख लो। इससे सरकारी कामकाज तो हो जाएंगे, लेकिन जब उड़ीसा के बालासोर का एक परिवार तमिलनाडु के सड़कों पे तमिल और अंग्रेजी में निर्देश देखेगा तो उसको दोनों में से कोई भी समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में सारे लोगों को अंग्रेजी आती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के नवयुवक अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन बड़े शहरों के ही। छोटे शहरों में स्थानीय भाषा के अलावा और कोई भाषा काम नहीं आती। इसीलिए अंग्रेजी को बढ़ावा देना और इस तर्क से बढ़ावा देना कि इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, तो फिर हमें तो नॉर्वेजियन सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे इस पूरी दुनिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं या कोई समस्या नहीं होगी। बिहार के किसी गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल क्यों है? वहां ना तो मैथिली है और ना ही भोजपुरी है। हिंदी इसलिए पढ़ते हैं ताकि खाना पूर्ति करनी है। उत्तर भारत के लोगों में अपनी ही संस्कृति और भाषा के प्रति हीन भावना भरी हुई है। वो अपनी ही भाषा और संस्कृति से दूर जाना चाहते हैं, अपने आप को उससे अलग करना चाहते हैं। वो ना तो ऐसा पहनावा पहनते हैं और ना अपनी भाषा बोलते हैं। उन्हें तो बस अंग्रेजी रॉक सुनना है और अंग्रेजी खराब अंग्रेजी बोलना है। समस्या अंग्रेजी पढ़ने से नहीं है, समस्या ये है कि अंग्रेजी ही सही भाषा है, बाकी सारे भाषाएं भोजपुरी मैथिली ये सब बेकार भाषा है। अगर तमिल लोगों को ये लगता है कि हिंदी के आने से उनके मन में हीन भावना भर दी जाएगी कि हिंदी महान है और तमिल कम है, तो उनका डर सही है। लेकिन सरकार की ऐसी कभी भी मानसा नहीं रही है। केंद्र सरकार ने हिंदी को हमेशा से एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज के तौर पे शामिल करने की बात कही है, ताकि लोगों से लोगों का जुड़ाव हो सके। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को समझ में आती हो या फिर सबसे कम लोगों को समझ में नहीं आती हो। इसी से सब लोगों का फायदा होगा और जल्दी से एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको मजबूत किया जा सकता है। लेकिन फिर राजनीति कैसे होगी? उत्तर वर्सेस दक्षिण कैसे होगा? इस दक्षिण भारत के नेताओं ने एक नकली मुद्दा उठाया और उसको खूब हवा दी, दंगे किए, हिंसा किए और बढ़ा चढ़ाकर इसका खूब प्रमोट किया। फिर एक नाम सामने आया कि उसने हिंदी से अपने राज्य को बचा लिया। किसी ने ये सोचा तक नहीं कि एक ज्यादा भाषा जान लेने से नुकसान क्या है। और जो लोग इस बात को लेके जज्बाती होते हैं उनसे पूछना कि अगर हिंदी पढ़ना लिखना आ जाने से नुकसान क्या है उनका। वो ये डर उनके मन में किसने बैठा दिया कि हिंदी पढ़ने से उनकी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी? क्या अंग्रेजी पढ़ने से तमिल, मलयालम, कन्नड़, तमिल का जो भी संस्कृति है वो बर्बाद हो गई? नहीं ना। तो फिर हिंदी सीखने से कैसे वो बर्बाद हो सकती है? लेकिन हाँ, जहां आपने एक को दूसरे से बेहतर कहने की कोशिश की, समस्या वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि पूरे भारत के प्राथमिक विद्यालयों में बचपन से ही 3 भाषाएं सिखाई जाएं। बच्चे अलग अलग भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं और जल्दी सीखते हैं। और उस भाषा का जो साहित्य है वो सिलेबस में हो और स्कूल की तरफ से उस राज्यों के जनजीवन के बारे में समझाने के लिए साल में एक लंबा ट्रिप हो। वो बच्चा घर में अपना जो उसका मातृभाषा है वो तो सीखेगा ही, इसके अलावा उसके पास भारत के दूसरे राज्यों के बारे में भी बचपन से ही जानकारी होगी। तब वो बड़ा होकर कभी भी कहीं भी भारत के दूसरे राज्य में जाएगा तो वो अजनबी महसूस नहीं करेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा और कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएगा। आप यह सोचिए कि भारत के स्कूलों में फ्रेंच और जर्मन जैसे भाषाएं पढ़ाई जाती है, तो बिहार के किसी स्कूल में किसी बच्चे को मणिपुरी और तमिल सीखने में क्या दिक्कत होगी? हर राज्य के व्यक्ति को दूसरे राज्य के व्यक्ति के मुंह से अपनी राज्य का जो भाषा है वो सुनकर बहुत ही खुशी होती है, वो बहुत खुश महसूस करता है। दूसरे राज्य का व्यक्ति हमेशा इस बात को लेकर प्रसन्न होता है कि कोई उसकी भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा है या कोई उसकी भाषा सीखना चाहता है। ये एक सकारात्मक सोच है। इससे ये कैसे साबित होता है कि अगर बिहार के बच्चे तमिल और मलयालम पढ़ेंगे या फिर सीखेंगे
तो भोजपुरी, मैथिली और ये मगही भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और अगर कन्नड़ और तमिल बच्चे अगर हिंदी सीखते हैं तो वो कन्नड़ और तमिल भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक गलत सोच है, ये एक राजनीतिक सोच है और इससे लोगों को भरमाया जाता है और दंगे कराए जाते हैं और उन पे एक गलत प्रभाव डाला जाता है। हम लगातार एक छोटी होती दुनिया में जी रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसे देश में हैं जहां हमारे हर राज्य में अलग भाषाएं हैं, अलग संस्कृतियां हैं। लोग हमसे जलते हैं कि इतनी भिन्नताओं के कारण भी ये देश आज तक एक कैसे है, ये टूटा कैसे नहीं। अंग्रेजों ने भी 5 साल का इंतजार किया था कि ये देश 5 साल में टूट जाएगा, लेकिन हम 70 साल से बढ़ रहे हैं और उनसे बेहतर गति से बढ़ रहे हैं। हमने अपनी विविधता का जश्न भी मनाया है। तमिलनाडु के किसी दुकानदार को हेलो आना कह देने से उसकी आंखों में चमक आ जाती है, तो हमें इस सहृदयता को बचाने की जरूरत है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम राजनीति में उलझकर हिंदी अंग्रेजी, तमिल और अंग्रेजी, गुजराती और अंग्रेजी, मलयालम और अंग्रेजी, असमिया और अंग्रेजी सीखने में रह गए हैं। अंग्रेजी सीखने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और उसके अनेकों फायदे हैं। लेकिन अपने ही देश के भाषाओं को ना सीख पाना, ये एक दुर्भाग्य के सिवा और कुछ नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप हमारी बात से कितनी सहमत हैं, ये हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।